तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो आप लोग जो है कि एक टॉपिक बार बार पढ़ते होंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत में तृतीय युद्ध। इस तरह से आप लोग जो है कि लगातार इसका नाम सुनते आ रहे होंगे। तो ऐसे क्या कारण थे जो कि पानीपत में ही बार बार युद्ध लड़े जाते थे? उसके पीछे क्या रीज़न था? उसको जो है कि इस वीडियो के माध्यम से कवर करके आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि पानीपत में वैसा क्या चीज़ रखा हुआ था जो कि बार बार वहाँ पर युद्ध होने के लिए जो है कि वो सुटेबल जगह थी। पानीपत इतना तो जानते होंगे कि एक जगह का नाम है। ये जो है कि कोई पंछी का, कोई चिड़िया का, कोई जंगल का, कोई पहाड़ का नाम नहीं, बल्कि पानीपत एक जगह है। जैसे कि आपके गांव एक जगह है, आपके शहर एक जगह है, उसी तरह से पानीपत भी एक जगह है। तो इस टॉपिक को खोलने से पहले जो है कि पानीपत के बारे में जो है कि प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध का हम बेसिक से जानकारी आप लोगों के समक्ष रखते हैं। तब बस आप लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ सुनिए। पहला होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। सिर्फ हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्धों के बारे में जो है कि थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। उसके बाद हम जानेंगे, जिस तरह से हेडिंग आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि पानीपत में ही बार बार युद्ध क्यों होते थे। तो इस वीडियो में आप लोग सिर्फ 30 से 32 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप लगातार बने हुए रहिए और देखिए लास्ट तक। यकीन मानिए कि आपका जो है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो पहला युद्ध हम बताते हैं कि कब और किसके बीच हुआ था, वहाँ का क्या ऐसा परिस्थिति थी। द्वितीय युद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, उसके बाद जो है कि तृतीय युद्ध के बारे में चर्चा कर देंगे। ओवरऑल जो है हेडिंग है उस पर फिर आते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना, देखते जाइए आप सिर्फ। पानीपत का प्रथम युद्ध वो होता है 1526 ईस्वी में। और ये होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सिर्फ लिख रहे हैं, आप लोग जो है कि सुनिए, ठीक। पानीपत का पहला युद्ध जो होता है, बाबर मुगल वंश के संस्थापक और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक था। आप लोग सुनते होंगे, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते होंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह का वंश पढ़ते थे ना। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला वंश जो है ना, वो लोदी वंश था। और लोदी वंश के जो है कि सबसे लास्ट वाले शासक जो है इब्राहिम लोदी होते हैं। और इब्राहिम लोदी को ही बाबर जो है कि हरा कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। समझ गए? एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाबर जो है वो कहाँ का था, भारत का नहीं था वो, बल्कि कहीं से आ करके जो है कि वो पानीपत में युद्ध लड़ता है। और जो है कि भारत का जो उस समय का शासक था इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो बाबर आया था फरगना नामक एक जगह से। आप सिर्फ सुनते जाइए, फरगना एक जगह है जो कि अभी वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान में पड़ता है। हम पूरा बायोडाटा आपको जो है कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। सिर्फ देखिए, आपको 1 मिनट, ठीक। इस तरह से कुछ भारत का अगर जो फिगर बनाने का हम प्रयास करेंगे तो बनेगा। मोटा मोटी हम बना रहे हैं। और यहाँ मान लीजिए कि ये दिल्ली का पोजीशन है, आप लोग देखते होंगे मैप पर। दिल्ली से जो है कि थोड़ा सा, मतलब कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना, 60 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पानीपत पड़ता है। हाँ, पानीपत एक जगह है वो जो है कि हरियाणा में है। और हरियाणा और दिल्ली जो है कि दोनों का बॉर्डर जो है कि टच करता है, सटा हुआ है। समझ गए ना? तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान मोटा मोटी भी समझा रहे हैं, इसको हम डीप में समझाएंगे। उज्बेकिस्तान से चल करके यहाँ पर आता है बाबर। और जो है कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर जो कि वहाँ पर मुख्य शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हरा करके भारत में मुगल वंश की नींव रखती है। थोड़ा सा बाबर के बारे में हम जानकारी देते हैं, सिर्फ बोल देते हैं। इसमें जो है कि कुछ बताना नहीं है कि ईस्वी याद करना है, नाम याद करना है, बल्कि आपका माइंड सेट इस लेवल पर हमको लेकर जाना है कि वहाँ पर युद्ध क्यों होती थी, वहाँ की क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में हमको मुख्य रूप से समझाना है। तो बाबर जो है ना, उज्बेकिस्तान में एक जगह था फरगना, एक छोटा सा, मतलब कि फरगना स्टेट था। उसमें उसके पिताजी, जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा जो है ना, उमर शेख मिर्जा वहाँ का शासक हुआ करते थे। और उसी का बेटा था बाबर। तो बाबर जो है कि
94 ईस्वी में ही वहाँ फरगना का शासक बन जाता है। लेकिन कुछ जो है कि परिस्थितियाँ भारत में ऐसी घटती है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके कारण जो है कि बाबर को भारत में आना पड़ता है। समझ गए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा ना, तो उसमें जो है कि सबसे पहले देखिएगा इब्राहिम लोदी के शासन काल तक आते आते जो है कि कई सारे जो है कि देसी राजवाड़े वहाँ पर हुआ करते थे, या गवर्नर जिसको बोल सकते हैं, जिसको कि वहाँ दिल्ली से कंट्रोल करता था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का उस पर कंट्रोल था। मान लीजिए इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का मुख्य शासक था, वो अकेले थोड़े न चला रहा था। वो जो है कि कोई प्रांत में गवर्नर नियुक्त कर दिया, कोई प्रांत में जो है कि दूसरा गवर्नर को नियुक्त कर दिया, कोई दूसरा कर दिया। तो वो सब गवर्नर जो है ना, वो आते आते बहुत समय से चलते, मतलब दिल्ली सल्तनत की शासन चलते चलते अपने आप को स्वतंत्र समझ लिए थे, और अपना आप से जो है कि बाहुबली वो अपने आप को समझने लगे थे। समझ गए ना। उसको ऐसा लग रहा था कि हमको जो है कि स्वतंत्र रूप से हम अपने मतलब कि राज्य में शासन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से इब्राहिम लोदी के द्वारा उस पर बार बार जो है कि डोज दिया जा रहा था। तो ऐसा माना गया, सोचा जो मतलब कि गवर्नर था, कुछ हम ऐसे नाम ले लेते हैं, जैसे कि पंजाब एक प्रांत था, सूबा था, मान लीजिए। एक था मेवाड़ जो कि भी राजस्थान में पड़ता है, पंजाब से तो आप लोग परिचित ही होंगे। तो पंजाब का एक राजा हुआ करता था, राजा नहीं उसको गवर्नर बोल सकते हैं, राजा तो वही था इब्राहिम लोदी। तो पंजाब का एक गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। समझ गए ना। तो दौलत खान लोदी जो है ना, वो स्वतंत्र रूप से जो है कि सत्ता संभाले हुए वहाँ पर था, लेकिन वो गवर्नर था। लेकिन जो मेन राजा था इब्राहिम लोदी, उसका बात नहीं मानता था। तो इब्राहिम लोदी जो है कि वहाँ कंट्रोल करना चाहा। ठीक। तो दौलत खान लोदी जो था ना, वो सोचा कि अच्छा तुमको हम बहुत अच्छे से बताते हैं, रुको। वो किसी तरह से जो है कि मेवाड़ के एक शासक था, राणा सांगा। शासक नहीं था, वो भी एक प्रकार का गवर्नर ही था, जो कि इब्राहिम लोदी के जो है कि देख रेख में वो जो है कि काम चला रहा था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र वो बना लिया था। सबसे मेन तो था इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी सूबा में, प्रांत में जो है कि गवर्नर नियुक्त किया हुआ था। तो उसी तरह से दो हम नाम लिए, उन दोनों के पीछे कुछ बेसिक रीजन है। पहला पंजाब का दौलत खान लोदी, और एक था मेवाड़ का शासक जो मान लीजिए राणा सांगा था। वो दोनों मिलकर जो है सोचा ना कि इब्राहिम लोदी हम पर कंट्रोल करना चाहता है, अब हम दोनों जो है कि खुद ब खुद राजा बन जाएंगे। तब वहाँ से वो चुपके से जा करके फरगना में क्या करता है ना, वो निमंत्रण पत्र भेज देता है। किसके यहाँ? इसी बाबर के यहाँ भेज देता है। कौन भेजता है? एक मेवाड़ वाला राणा सांगा, और एक भेजता है पंजाब वाला दौलत खान लोदी, कि आप आइए और उसके बाद जो है कि यहाँ आकर के लूटपाट एकदम भरपूर मात्रा में मचा दीजिए, और जो है कि यहाँ का सत्ता जो है कि जितना आपको संपत्ति ले जाना है बाबर जी, आप लेकर चले जाइएगा, और जो राज बच जाएगा ना, वो हमारे लिए छोड़ दीजिएगा, हम स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शासन करते रहेंगे, और इस इब्राहिम लोदी को आइए और ख़त्म कर देते हैं सब मिल करके। तो निमंत्रण पत्र जो है कि भारत के लोग ही भेज करके विदेश से जो है कि आक्रमणकारियों को बुलाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद वो विदेश से आकर के भारत पर कंट्रोल कर लेता है। ऐसा थोड़े न होगा कि आपके घर में जो है कि मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, और गांव में जो है कि टोटल मिलाकर के 1000 व्यक्ति है। ठीक। तो आपका गांव घर से अच्छा संपर्क है, तब जो है कि बाहर वाले की हमको क्या ज़रूरत है। अगर बाहर वाले को बुला करके किसी गांव वाले को ही मरवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप खुद गद्दार हैं, तब तो बाहर वाला आकर के पीट रहा है। अगर आप लोगों में एकता रहेगा तो कोई बाहरी आदमी आकर के थोड़े ना फोड़ सकता है, नहीं फोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि गवर्नर उसका था, वही गद्दार निकल गया, और वही जो है कि बाबर को बुलाता है, और लड़ाई जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ता है। तो बाबर यहाँ पर देखता है कि हम जो है कि लूटपाट नहीं मचाएंगे। वो देखा कि साला इतना जो है कि भयानक यहाँ पर संपत्ति है, इतना रुतबा है राजा महाराजा का, तो हम यहीं पर जो है कि अपना वंश को बसा लेते हैं। तो मुगल वंश की नींव रख देता है यहीं पर बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजित होने के बाद। और जो उसको बुलाया था, कौन बुलाया था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा। उसके बाद कहा बाबर को कि ठीक है सर, अब हमको जो है कि अपना सत्ता सौंप करके आपको जितना संपत्ति ले जाना है ले जाइए। तो राणा सांगा को बोलता है क्या बाबर कि ऐसे ही चल जाएंगे, अब जो है कि हम ही खुद यहाँ का शासक बन जाएंगे।
तो राणा सांगा का जो है कि मुंह चार जैसा हो गया। तो राणा सांगा भी कहा कि ठीक है, अब हमसे आप पहले निपटिए। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो है कि खानवा का युद्ध होता है। आप लोग सुनते होंगे कि 1527 ईस्वी में जो है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो है कि वो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें राणा सांगा मारा जाता है। उसके बाद कुछ छिटपुट जो कि शासक थे, जैसे कि चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय, और कुछ अफगान शासक थे जो कि घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में मारे गए। ठीक है, उसके बाद बाबर यहाँ पर जो कि आकर के मजबूत सत्ता बना लेता है। तो 1526 का जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बेसिक जानकारी इतना आप लोग समझिए। अब जो है कि 1556 ईस्वी की बात आता है, मतलब 30 साल के बाद जो है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। चलिए, तो फिर देखिए कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसके 30 साल के बाद यानी कि 1556 ईस्वी में जो है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और ये युद्ध जो है कि किनके बीच होता है, ये होता है हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था। वो एक जो है कि अफगानी था, मतलब कि अफगानिस्तान का था। इतना आप लोग समझ लीजिए। अफगान में जो है ना एक प्रकार का शासक हुआ करता था, मजबूत शासक उस समय का, उसका आदिल शाह नाम था। और आदिल शाह का ही प्रधानमंत्री जो है कि वो था कौन, हेमू, जिसका कि शॉर्ट नाम है हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य उसका पूरा नाम है। तो हेमू को जो है कि वही आदिल शाह भारत भेजता है। तो वो जो है कि उस समय बहुत बड़ा जो है कि एरिया पर कंट्रोल कर लेता है हेमू। 1556 ईस्वी में आते आते हम क्या कहें, 1526 से ही मुगल जो है कि यहाँ पर वर्चस्व बना लिए थे। लेकिन 56 जब आता है तो बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद जो है कि एक ही साल यहाँ पर हुआ था, एक साल भी नहीं हुआ था। जैसे ही शासक बना था, 13 साल का एक लड़का था जिसका नाम था अकबर। ये अकबर के बीच में अकबर के तरफ से जो है कि इसका सेनापति उसका नाम था क्या चीज, बैरम खान। उसका सेनापति था बैरम खान। ध्यान से सिर्फ आप लोग देखते जाइए। पानीपत का सेकेंड युद्ध आप लोग देख रहे हैं। तो हेमू जो कि अफगान का था, अफगान कहने का मतलब अफगानिस्तान का था। ठीक, अफगानिस्तान में जो है कि आदिल शाह के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री था, उसको भारत भेजा गया था कि उसको रौंद कराइए। बंगाल ये जीत लिया। ठीक, उसके बाद जो है कि इसके पास बहुत बड़ी सेना संख्या हो गई थी। हेमू के पास इतनी बड़ी सेना संख्या हो गई थी, कहने का मतलब ये हुआ कि आप मिडेवल इंडिया वाला बुक पढ़िएगा तो उसमें एकदम इसके बारे में जो है कि खूब वर्णन किया गया है कि हेमू उस समय जो है कि भारत में जो मुख्य शासक कौन था, अकबर था, मुगलों का शासन था। तो अकबर से भी बड़ा ये सेना बना लिया था। तो देखा ना उस समय 1556 ईस्वी का दौर चल रहा है, ये सब ध्यान रखिएगा यार। 1556 ईस्वी में जो है कि हुमायूं डेथ कर जाता है, मर जाता है। तो उसका एक लड़का रहता अकबर, जो 13 साल का ही रहता। तो हेमू को यह बात पता चलता है कि यहाँ का मुख्य शासक जो था हुमायूं, वो लोहड़ गया है। अब उसका एक नवबालिग शिशु बचा है जो कि 13 साल का है। चलो जो है कि दिल्ली को जो है कि समेट लेते हैं और उसको भी अपने आप में मिला लेते हैं और जीत करके यहाँ शासन किया जाए। तो वैसे ही चलते चलते वो दिल्ली की ओर बढ़ता है। तो वहाँ दिल्ली जाते जाते जो है कि पानीपत में ही उसका मुठभेड़ हो जाता है, किससे, अकबर की सेना जो होता है उससे, और उसका सेनापति बैरम खान होता है उससे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से वही जाना जाता है। 1526 में हेमू जो कि अफगानी था और अकबर के बीच में। अकबर जो है कि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया था। ऐसा है जो कि आप मिडेवल इंडिया पढ़िएगा, सतीश चंद्रा वाला बुक, तो उसमें लिखा हुआ है कि ना ही अकबर ना ही हेमू वो जो है कि सामने आकर लड़ा था, बल्कि जो है कि अकबर और ये बैरम खान साहब, अकबर और बैरम खान जो है कि 8 मील दूर ही था। वो अपने सेना को भेज दिया था और बैरम खान बोल दिया था कि अगर जो हमारी हार हो गई तो आप लोग जो है कि दिल्ली से पीछे खिसक जाइएगा, उसके बाद हम जो है कि राजा को बचा करके वहाँ से निकाल ले जाएंगे। तो बस इतना आप लोग 1556 ईस्वी का द्वितीय युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी आपको दे दिए कि जितना बड़ा अकबर का सेना था, एक चीज ध्यान रखिएगा। एक अकबर के पास मान के चलिए कि अगर जो मान चलिए कि 10,000 सेना संख्या था, नगाए दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो इसके पास जो है कि 3 गुना उससे ज्यादा था, 30,000 के पास इसके पास सैन्य संख्या थी। समझ गए ना। फिर भी जो है कि कुछ रणनीति ये जो है कि
एकदम बेहतर रणनीति बनाया था बैरम खान, इसलिए हेमू को हरा देता है और जो है कि एक मजबूत सत्ता की नींव रखता है। अब जो है कि तृतीय युद्ध के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं, पानीपत वाला। चलिए फिर देखिए पानीपत थर्ड युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी देते हैं। पानीपत तृतीय युद्ध, पानीपत थर्ड युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा कि पानीपत का थर्ड युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था, तो वो ईरान का था, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, एक चीज हम बार बार बता रहे हैं कि फरगना से आया था उज्बेकिस्तान वाला, एक बताएं अफगानिस्तान से आकर आक्रमण किया था, अब बता रहे हैं हम ईरान से आकर, ये ईरानी था, ठीक नहीं, ईरानी था। ये नाम हम क्यों ले रहे हैं, आगे चल के आप लोगों को इसका वैल्यू पता चलेगा। अहमद शाह अब्दाली और जो है कि मराठों के बीच हुआ था। मराठा जो है कि उस समय कमजोर स्थिति में आ गई थी, और उस समय जिस समय की पानीपत की थर्ड युद्ध जो है कि 1761 ईस्वी में होती है, 1761 ईस्वी याद रखिएगा। और मराठा का सरदार जो है कि पेशवा मान लीजिए, तो उसका नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक, ये मराठा की तरफ से थे। और यहाँ पर जो है कि इन दोनों के बीच जो है कि मुठभेड़ होता है और लड़ाई होता है, समझ गए। अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का शासक था, समझ गए। अहमद शाह अब्दाली से पहले भी ईरानी आक्रमण हुए थे। 1739 ईस्वी में आप लोग पढ़ते होंगे जो है कि नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण जो होता है, नादिर शाह का आक्रमण, आप सिर्फ सुनिए। नादिर शाह जो है कि ईरान से आकर 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, और करनाल एक जगह है दिल्ली के आसपास जो है कि वहां पर मुगल सेना से जो है कि उसका मुठभेड़ होता है। मुगल सेना से मुठभेड़ जो है कि 1739 ईस्वी में होता। उस समय मुगल कोलैप्स कर चुका था, क्योंकि 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब डेथ कर जाता है। औरंगजेब जब तक था तब तक जो है कि भारत पर कोई नजर उठाकर नहीं देखा था विदेशी लोग, समझ गए। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ चुनिंदे नाम जो हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ये सब ऐसे शासक हैं ना जो कि भारत के एक बहुत बड़े एरिया पर शासन करके चले गए थे, समझ गए ना। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर जाता, उसके बाद जो है कि टोटल का टोटल जो है कि औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। 11 उत्तर मुगल शासक होते हैं, और वो जो है कि सब लुंजपुंजिया ही रहता है। सुनते होंगे किसी का नाम है रंगीला बादशाह, तो किसी का नाम है फर्रुख सियर, तो क्या मतलब कि उसमें से जो है कि 1739 ईस्वी में जब उत्तर मुगल शासक रहता है, तो नादिर शाह जो है कि दिल्ली पर आक्रमण करता है, और वहीं पर एक करनाल जगह होता है, तो करनाल युद्ध में जो है कि मुगलों को हरा देता है, और भयंकर दिल्ली में लूटपाट ये मचा देता है। कौन? नादिर शाह। और ध्यान रखिए कि नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी है ये अहमद शाह अब्दाली, जो कि फिर से यहाँ दोबारा आता है लूटपाट मचाने के लिए। इसका मुख्य मकसद यह नहीं था मुगलों के तरह या फिर हेमू के तरह कि यहाँ पर आकर के हम सत्ता को जो है कि संभाले, बल्कि इसका मुख्य मकसद यह था कि भारत में आकर के जो है कि खूब ज़्यादा जो है कि धन संपत्ति को लूट करके वहाँ ले जाएं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो ही वही पानीपत का थर्ड बार होता है 1761 ईस्वी में, जिसमें जो है कि मराठा जो है कि फिर से पराजित हो जाता है और ये जो है कि विजित हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बाहर से आकर आक्रमण किया है ना पानीपत में, वो जीता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला युद्ध छोड़ करके जो कि अकबर और हेमू में होता है, उसमें जो है कि अकबर की सेनाएं हेमू को धूल चटा देता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली यहाँ जीत जाता है, वहां पर जो है कि बाबर जीत जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो नादिर शाह का उत्तराधिकारी ये था और यही जो है कि भारत में आया। ये देखिए इसका आक्रमण जो है ना अहमद शाह अब्दाली का, ये 61 में भयंकर आक्रमण हो गया, बहुत बड़ा सेना लेकर के आ गया। लेकिन ये आक्रमण जो है कि 1757 ईस्वी से ही चालू ये कर दिया था, बहुत छोटा बड़ा आक्रमण करके यहाँ से कुछ लूटता था और उसके बाद दोबारा चला जाता है था, समझ गया। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया खर्च हुआ आने में, आज जो है कि 50 लाख लूटा, फिर चल गया, फिर आया बड़ा सेना लेकर के, फिर 1 करोड़ का संपत्ति लूटा, फिर चल गया। लेकिन ये 1761 ईस्वी में जो है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है और यहाँ मराठा, देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि ये आप लोग सोचते होंगे कि 1761 ईस्वी में तो है जो है कि मुगल शासक था यहाँ का मुख्य आदमी, तो फिर ये मराठा से क्यों उलझने के लिए गया था। एक बात आप ध्यान रखिए कि वो जो है कि मुगल वंश वाला जो शासक वहां पर बैठा था ना 1761 के आसपास में, वो सिर्फ नाम मात्र
का था उसका कोई वर्चस्व नहीं था। मुख्य रूप से जो है कि उस समय जो है कि मुगल से भी बढ़ करके मराठा शक्ति जो है कि उत्पन्न हो चुकी थी। अब मराठा का जो है कि पावर काफ़ी, जो पेशवाओं के दौर में आप पढ़ते होंगे कि मराठा काफ़ी जो है कि फल फूल रहा था, समझ गए, उसका पावर जो है कि मुगलों से ज़्यादा बढ़ गई थी, समझ गए। तो यही पानीपत का तृतीय युद्ध है। अब जो है कि मेन कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसा वजह है जो कि पानीपत में ही बार बार आमने सामने होकर के दोनों एकदम की पूरा एकदम दुक्कम दुक्की करता था, समझ गए। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और ये 12 से 13 मिनट आगे आप देखिएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि काहे वहां पर बार बार लड़ाई हो रहा था। तो फिर आप देखिए ध्यान से। चलिए फिर देखिए आप लोग आगे, अगर हम मोटा मोटी भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन गया है, बस आप लोग समझिएगा कि भारत का फिगर ऐसा ही है, क्योंकि फिगर बनाने का एक्सपीरियंस मेरे पास उतना भयानक नहीं है जितना आप लोगों के पास है। मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है कि डायरेक्ट जो है कि भारत का फिगर यहाँ पर दिखा दें। तो आप लोग देखिए कि अगर जो फिगर बनाएंगे मोटा मोटी, तो इस तरह से कुछ जो है कि भारत वाला फिगर हम बना देते हैं, इस तरह से पड़ेगा, समझ गए ना। अब समझिए सिर्फ इस तरह से कुछ फिगर बनेगा इंडिया का, ठीक। अब ये फिगर को आप समझिए, समझिए यहाँ पर मान लीजिए कि दिल्ली की स्थिति है, मान लीजिए कि यहाँ ही है ही, उतना भी खराब फिगर नहीं बनाते हैं, ठीक। दिल्ली है, अब यहाँ से 60 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा ना, तो यहाँ पर पानीपत पड़ता है, पानीपत पड़ता है, समझ गए यहाँ पर। अब पानीपत कहाँ है? हरियाणा में, यहाँ पर हम लिख देते हैं हरियाणा में, हरियाणा लिखा हुआ है, बस हरियाणा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पानीपत यहाँ दिल्ली के बीच 60 किलोमीटर की दूरी। अब एक चीज आप लोग बताइए कि भारत में जो शासन करने वाले मुख्य शासक होते थे, वो मुख्य शासक कहाँ पर बैठते थे? अभी भी जो है कि भारत पर जो है कि मेन आदमी जो भारत का है, राष्ट्रपति रहे या प्रधानमंत्री रहे, वो कहाँ रहता है? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, तो दिल्ली में ही रहता है। और उस समय भी दिल्ली रहती थी, और वहाँ जो है कि मेन आदमी दिल्ली में ही रहता था, यहाँ पर रहता था। और आक्रमण सारे कहाँ से हो रहे थे? एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर थोड़े ना अफगानिस्तान पड़ता है, इधर थोड़े ना ईरान पड़ता है, इधर थोड़े ना जो है कि क्या बताएं, ईरान, अफगानिस्तान या फिर जहाँ से आक्रमण हो रहा है वो मुख्य क्षेत्र कहाँ है? वो है भारत के, ये जो कि उत्तर है, नॉर्थ है, और ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। तो ये जो है कि उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र से ही आकर के आक्रमण करते थे। इतना आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि भारत पर आक्रमण कहाँ से होता था, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ये वाला भाग है, जैसे कि ये 4 भाग में बांट दीजिए, इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, इतना तो जानते होंगे ना, इधर जो है कि दक्षिण हो गया। तो ये वाला क्षेत्र से बार बार आक्रमण होता था। इधर से कभी सुने भारत पर आक्रमण? नहीं। कभी इधर से सुने भारत पर आक्रमण? नहीं। बल्कि इधर साइड तो भारत खुद आक्रमण करता था प्राचीन इतिहास में। श्रीलंका को जीत लिया, तो इधर जो है कि सुमात्रा पर विजय प्राप्त कर लिया, चोल साम्राज्य पढ़ते होंगे तब। लेकिन इधर जब मध्यकाल की स्थिति आती है ना, तो इधर से जो है कि बार बार जो है कि ईरानी, तुरानी, ये सब जो है कि आक्रमण करने के लिए, मोहम्मद गजनबी का आक्रमण सुनते हैं तो वो इधर से ही आता है, समझ गए। तो सबसे पहला मैं बताने का प्रयास क्या किया था कि पहला जो उज्बेकिस्तान फरगना वाला शासक था वो बाबर था। दूसरा क्या मैंने बताया, जो उज्बेकिस्तान से आया था, एक अफगानी था हेमू, ठीक। एक नादिर शाह के बारे में मैंने क्या बताया, वो ईरान से आया था। तो टोटल का टोटल जो है कि क्षेत्र इधर ही पड़ता है। तो इधर से आने वाले जो आक्रमणकारी थे, वो आक्रमणकारी को पहले से ही भारत के बारे में इतना पता था ना कि भारत पर जो शासन कर रहा है उसका राजधानी दिल्ली में ही उसका शासक बैठता है। तो वो सोचता था कि हम पानीपत में किसी तरह से पहले अपना पांव को जमा लें, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे जो है कि 60 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ते हुए दिल्ली को उखाड़ कर फेंक दें। और यहाँ भारत वाला पहले सोचता था कि दिल्ली से ही आक्रमण ना किया जाए, बल्कि उस जो है कि आक्रमणकारियों के थोड़ा सा और दूर में ही रोक दें, ताकि जो है कि मेरा सत्ता डायरेक्ट उखड़ ना जाए। तो पहला कारण इसका रणनीतिक यही था कि यहाँ पर जो है कि दिल्ली वाले भी सोचते थे कि उधर ही इसको रोका जाए, और उधर वाले भी आक्रमणकारी सोचते थे कि पहले हम यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि दिल्ली पर कंट्रोल कर सकते हैं।
आप लोग जो है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपके गांव पर कोई अगर आक्रमण करना चाहेगा तो डायरेक्ट आक्रमणकारी ये थोड़े ना सोचेगा कि हम जो है कि गांव में घुस करके मारना शुरू कर दें। वो पहले रोड रहेगा, पेड़ रहेगा, वहां पर अड़ान लेगा कि वहां से हम अटैक करेंगे, वहां पर जो है कि अपना पाँव जमा लेंगे, तब जो है कि गांव को कंट्रोल कर सकते हैं। अब गांव वाला आदमी क्या सोचेगा कि डायरेक्ट हम गांव में ही दुश्मन को थोड़े ना आने दे देंगे। उसको जो है कि ऐसा व्यवस्था किया जाए कि कुछ दूर पहले ही और उसको रोका जाए, उसके बाद जो है कि वहीं से उसको भगा देंगे। वही वाला काम जो है कि यहाँ पर होता है, इतना आप लोग समझिए। तो रणनीतिक महत्व तो इसका यही था कि पानीपत में वो जो कि एक दूसरे को रोकना चाहते थे। दूसरा फैक्ट आप लोग सुनिए, सिर्फ और सिर्फ इसको सुनना है, नोट नहीं करना है, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। दूसरा फैक्ट ये था कि पहले जैसे कि अभी युद्ध होता है तो डायरेक्ट एक ही आदमी जाकर के परमाणु लॉन्चर कोड को जो है कि लॉन्च कर देता है और धड़ाक से किसी देश पर परमाणु बम को गिरा देता है और खत्म, पूरा देश नष्ट। हाइड्रोजन बम मार दिए, पूरा देश नष्ट। एक बार रॉकेट लॉन्चर जो है कि यहीं से बैठे बैठे दाग दिए तो जो है कि पूरा का पूरा शहर तबाह कर देता है। लेकिन पहले मध्यकाल में या प्राचीन काल में युद्ध कैसे होता था? इधर से 50,000 आदमी, उधर से 50,000 आदमी, उधर से 1 लाख, इधर से 1 लाख। सेनाओं की संख्या बहुत बड़ी होती थी और बहुत बड़ी होने के साथ साथ जो है कि कोई भाला लिया हुआ है, कोई जो है कि तलवार लिया हुआ है, कोई गणासा लिया हुआ है, घोड़ों की संख्या दिखाई देती थी, हाथियों की संख्या दिखाई देती थी। तो ये सब युद्ध के लिए कैसा मैदान चाहिए? एकदम खाली जगह चाहिए। और पानीपत जो है कि उस एरिया का सबसे बड़ा खाली स्थान था। इतना आप लोग जानिए कि पहले जो है कि लड़ाइयाँ आमने सामने हो करके जोर आजमाइश किया जाता था और उसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया की ज़रूरत होती थी जहाँ पर कि एकदम खुला मैदान हो, घर द्वार नहीं हो, दूर दूर तक कुछ नजर ना। पानीपत वैसा ही जगह है। आप लोग सुनते होंगे यूपी बिहार से हरियाणा सब कमाने के लिए, काम करने के लिए जाता पानीपत। पानीपत पहले जो है कि काम करने की जगह नहीं थी बल्कि खाली ही खाली था। अब जो है कि अब के दिनों में वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उन्हीं खाली जगहों पर बन गई है, इसलिए जो है कि कामगार लोग जो है कि उधर की ओर कुछ करते हैं। तो पानीपत, दूसरा इसका महत्व क्या है कि पानीपत में युद्ध क्यों होता था? क्योंकि वहाँ जो है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में उतना बड़ा खाली स्थान पानीपत को छोड़कर कोई नहीं था। एक पानीपत ही ऐसा जगह था जहाँ पर कि आमने सामने सेनाएं होकर एक दूसरे से युद्ध कर सकते थे। इस वजह से वहाँ पर लड़ाई होता था। अब तीसरा वजह आप लोग सुन लीजिए। तीसरा वजह इसका यह था कि पानीपत में जो है कि एक पानीपत हरियाणा और दिल्ली से लेकर, अभी भी जीके जीएस में क्या पढ़ते हैं कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे या फिर सरयू नदी, इस तरह की नदियां जो है कि उधर से होकर बहती है। पानीपत का जो एरिया था ना, वो यमुना नदी से काफी सिंचित था। समझ गए ना? यमुना नदी जो है कि पानीपत को पूरा चारों बगल से घेरे हुई थी और उस क्षेत्र में जो है यमुना नदी के कारण जो है कि उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जो है कि बढ़ा हुआ था और वहाँ की फसलें जो है कि खूब लहलहाती थी। वहाँ का उपज शक्ति बहुत अधिक था। वहाँ के लोग धनी संपत्ति होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन होता था। समझ गए ना? मंदिर बड़े बड़े होते थे, मंदिरों में जो है कि लाखों करोड़ों दान कर दिया जाता था, क्योंकि जो है कि एकदम समृद्ध इलाका था पानीपत, क्योंकि सिंचित क्षेत्र था वहाँ पर। तो कुछ आक्रमणकारी जो है कि यहाँ शासन करने ही नहीं आए थे बल्कि यहाँ लूटपाट करने के लिए भी आए थे, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह जैसे शासक जो कि ईरान के शासक थे। तो पानीपत इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि वहाँ बार बार आक्रमण इसलिए भी होता था कि वहीं से जो है कि हम जो है कि संपत्ति को लूटे और निकल जाए। एक वजह इसमें और जोड़ सकते हैं कि उस एरिया पर कंट्रोल भी करना चाहता था इस तरह के आक्रमणकारी, क्योंकि जो है कि वो तो सिंचित प्रदेश है ना यमुना से, वहाँ तो जो है कि वहाँ की भूमि काफ़ी उर्वरक है। तो कौन नहीं चाहेगा कि अपने साम्राज्य में हम मिला लें ऐसे उर्वर भूमि को? इस वजह से भी वहाँ पर आक्रमणकारी आक्रमण करते थे। तो इसका एक महत्व क्या हो गया कि आर्थिक दृष्टि से भी वो समृद्ध था, इसलिए हर एक शासक चाहते थे कि उस एरिया पर मेरा कंट्रोल हो। इस वजह से भी आक्रमणकारी को पानीपत जो है कि लुभाता था। चौथा वजह आप लोग सुन लीजिए। चौथा वजह यह था कि पानीपत यहाँ पर पड़ता था और यहाँ से होकर के जो है कि इधर हम जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं। यहाँ से आने के बाद इधर भी जा सकते हैं, इधर जो है कि चाइना था, चाइना में भी जा सकते हैं, और इधर जो है कि
जहाँ से आ रहा वहाँ से भी जो है कि उसका लाइन जुटा हुआ है। तो रणनीतिक दृष्टि से जो है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर अगर कंट्रोल होता तो व्यापार वाणिज्य के लिए आक्रमणकारी को इधर भी आना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इधर से भी व्यापार हो सकता था, उधर चीन वाले क्षेत्र, मंगोलिया वाले क्षेत्र जो पड़ता है उधर से भी जो है कि व्यापार वाणिज्य हो सकता था, रसिया वाले क्षेत्र से भी आसानी से व्यापार वाणिज्य हो सकता था। तो रणनीतिक दृष्टि से जो है कि कृषि या फिर व्यापार वाणिज्य के लिए उस पर आक्रमणकारी कंट्रोल करना चाहता था कि वो वाला एरिया जो है कि हम हथियार लें तो वहाँ से जो है कि हम लोगों की धन संपत्ति में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके है हम शासन चला सकते हैं और व्यापार वाणिज्य को काफ़ी सुचारू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जितना आपको इस जो है कि 8 से 9 मिनट वाले पीछे जो हम बात बताएं, इस बात के कारण ही बार बार जो है कि पानीपत में युद्ध होता था, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आई होप, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को समझ में एकदम कन्फर्म आ गया होगा कि बार बार युद्ध क्यों होता था वहाँ। और जब जब युद्ध हुआ ना, तो अकबर वाला छोड़ करके भारत में जो है कि लड़ाई करने वाले जितने भी भारतीय शासक थे या फिर भारत के जो है कि कुछ एरिया का जो है कि शासक थे, पूरा भारत का नहीं, वो हारा ही हारा। जैसे कि बाबर पहली बार आक्रमण करता है तो बाबर हरा देता है किसको, दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को। एक बार जो है कि नादिर शाह का आक्रमण होता है, वो तो पानीपत में नहीं हुआ था, वो करनाल युद्ध में ही समाप्त हो गया था। उसका उत्तराधिकारी ये 1761 वाला जो मैंने बताया, थर्ड बार सबसे लास्ट में, वो भी भयंकर लूटपाट मचा देता है और मराठा को भी उसमें हरा देता है, क्योंकि भारत में मराठा एक मजबूत सेना वो बना कर रखी थी। तो ये सब कुछ बातें थी जो हमने बताया। भारतीयों के हारने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। कुछ रीजन को हम जैसे बता देते हैं कि वो सब जब आक्रमण करता था उसके पास जो है कि उन्नत किस्म के घोड़े होते थे। भारत में जो है कि घोड़ा का निर्यात जो है कि यही वाला एरिया से भारत आता था घोड़ा लेकर के, समझ गए ना, कि यहाँ से व्यापार घोड़ों का होता था। तो उसके पास जो है कि पावरफुल घोड़े होते थे। और जो है कि सबसे पहले आप लोग पढ़ते होंगे कि बाबर ही जो है कि तोप खाना या फिर तुगलमा नीति, कुछ भयानक भयानक नीतियों को लेकर के आया था, तोप लेकर के आया था। और उसके पास जो है कि सेना पर जो है कंट्रोल ना, जो शासक था उसी का था, लेकिन भारत में कुछ जो है कि अंदरूनियां गड़बड़ी थी। उसका शासक कुछ बोल रहा है, यहाँ पर जो है कि सेनापति कुछ और कर रहा है। इस वजह से जो है कि यहाँ वाले लोग हार गए। दूसरा चीज़ ये है कि लड़ाई करने गए हैं तो अपना बीवी बच्चा को भी लेकर चला गया था। पानीपत थर्ड बार में यही सब चीज़ हुआ, जितना सेना था वो सब ले गया है, बीवी बच्चा को वहाँ भूखे मर रहा है। और जो है कि ना ही उसको अनाज बढ़िया से मिल रहा है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और पानीपत के बीच रसद आपूर्ति जो पहुंचाने वाला कार्य होता था, उस लाइन को काट देता है। इस वजह से भूखे बहुत लोग वहां पर मर जाते हैं और हार जाता है भारत वाला युद्ध, समझिए। तो ये सब कुछ रीजनें थी, उसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग जो है कि सपोर्ट कीजिए और लगातार हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किए। एकदम भयानक भयानक टॉपिक, आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन रहता है ना, उसी कन्फ्यूजन पर मेरा फोकस रहेगा और उसी फोकस के साथ जो है कि आपका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही हम इस सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।